हेलो फ्रेंड्स, जीएस सीरीज 6 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हम 5 सीरीज डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर उन्हें देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो कल का क्वेश्चन था वो ये था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक, घाघरा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यमुना। यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। बाकी तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं, लेकिन ये नेपाल हिमालय से निकलती है। तो ये बात याद रखनी है। इसके अलावा यमुना के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह चारों नदियां हिमालय से निकलती हैं और कोसी, गंडक, घाघरा ये गंगा में दाईं ओर से मिलती है और हिमालय से निकलने वाली नदियों में यमुना ऐसी है जो इसमें बाईं ओर से मिलती है। ये प्रयागराज के पास मिलती है। इसके अलावा क्या याद रखना चाहिए, जैसे कि यमुना की कुछ सहायक नदियां मेन है, वो आपको याद रखनी चाहिए, जिनमें है चंबल, सेंगर, केन, बेतवा, छोटी, सिंधु। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेन शहर याद रखने चाहिए, जैसे कि दिल्ली, इटावा, आगरा, कालपी, हमीर आदि। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा कोशी के बारे में एक फैक्ट याद रखना, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। गंडक को नारायण नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरह चलिए हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन है, कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, मदुरई, तंजावुर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है तंजावुर। इसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है और यह तमिलनाडु राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा विजयालय के बारे में कुछ फैक्ट, ये चोल वंश के संस्थापक थे। और तंजावुर को फ्रेंड्स दक्षिण में चावल का कटोरा भी कहते हैं। इसके अलावा क्या याद रखना चाहिए, इन्होंने 8वीं शताब्दी में स्थापना की थी चोल वंश की, और किनको हराकर? पल्लवों को। इसके अलावा तंजावुर के बारे में यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, बृहदेश्वर। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा
इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो ये आप कुछ फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1881, 1872 और 1860। तो ये पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में। वैसे एक बात ये भी याद रखने की है कि जो भारत में जनगणना हुई थी पहली, वो 1882 में हुई थी, लेकिन ये पूर्ण नहीं थी और यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1951। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसके 1881 के बाद उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होने लगी थी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। नहीं है ये पूछा है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यह देश की मुद्रा जारी करता है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ये फैक्ट सही है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है और यह सरकार के बैंकर के रूप में या बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है। बिल्कुल भी नहीं, यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता, यह जनता के हितों की रक्षा करता है। जनता से डायरेक्ट जमा स्वीकार करना आरबीआई का काम नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। यह देश की मुद्रा जारी करता है। बिल्कुल यह देश की मुद्रा जारी करता है। तो उन्होंने पूछा है कि केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो ये वाला कार्य नहीं है। यह देश की मुद्रा जारी करता है। बिल्कुल। और इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। तो इसका किस आयोग के तहत इसका वो हुआ था, किस आयोग के तहत गठन हुआ था? तो यंग हिल्टन कमीशन के तहत इसका गठन हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 और 1935 से इसे कार्य किया। 1935 से। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट इसके बारे में याद रखना। और इसके अलावा इसके जो पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। और इसके अलावा आजाद भारत के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत शाह। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है?
तो इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है गुजरात। दिसंबर के लास्ट और फरवरी के शुरू में ये मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। सेकंड फ्रेंड्स कौन है? सेकंड पर है तमिलनाडु। ये फैक्ट कुछ याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि एक और उत्सव है काला घोड़ा। ये कई बार पूछा जा चुका। ये कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुंबई में। तो इस बात को याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंसर है केरल। और केरल के बारे में कुछ और भी, जैसे इसके उद्यान, साइलेंट वैली, आप लिख लीजिएगा। थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है इस पेन से। साइलेंट वैली, अनाईमुडी, एराविकुलम पेरियार। इसके अलावा कुछ बांध हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बांध। इडुक्की बांध, कुल्लूर बैराज, मुला पेरियार ग्रेविटी बांध, तो इन्हें याद रखिए। एक यहाँ की केरल की मशहूर साड़ी है बलरामपुरम साड़ियाँ। इनको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग, याद रखिएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन का पहला नियम है, और जिसमें ये है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि जड़त्व एक बल है जो स्थिर वस्तुओं को आराम की स्थिति में रखता है और गतिशील वस्तुओं को स्थिर वेग से गति में रखता है। तो इस तरह आप इसे टिक कर सकते थे। ये आपका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल सागर टैंक का निर्माण शासकों द्वारा किया गया था। ये या तो फ्रेंड इसका आंसर है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना याद रखना छत्तीस से 1546 ईस्वी। इसके बाद विजयनगर अपनी कला के लिए काफी मशहूर था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा चोल शासन के बारे में एक बात याद रखिए। इनके एक शासक थे राजेंद्र। प्रथम
जिन्होंने महिपाल को हराया था। पाल वंश के थे, महिपाल को हराया था और इनको एक उपाधि दी गई थी, इसलिए गंगई कोंड चोल। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शासक को हराया था, तब उनको ये उपाधि दी गई थी। तो महिपाल पाल वंश के थे और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? गंगई कोंड चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? माल्टोज, शर्करा, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो फ्रेंड्स आंसर है ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है यह पौधों में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। जो उनके फल फ्रूट होते हैं उसमें स्टार्च होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजेनेसिस। यह लीवर में होती है और ये क्या होती है कि जब हम आराम करते हैं तो ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, उसको लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। इसके अलावा ग्लाइकोसिस, ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जेनेसिस है, ये ग्लाइकोसिस। ग्लूकोज को जब ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स जो अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसके अलावा 14 समानता से रिलेटेड है। यह अभिव्यक्ति और भाषा की स्वतंत्रता। ये भी याद रखना है आपको। ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचार। ये किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो कौन सा? अनुच्छेद 17। इसके अलावा संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम भी पारित किया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड आगे। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वालाकरण कैसा होता है? पीला, लाल, सफेद, हरा। इसका आंसर है सफेद होता है। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन हुए हैं। उम्मीद है आपने इनका जवाब सही दिया होगा। तो इसके अलावा आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा
आपको हमारा कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूजफुल हो। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।